डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। और हम आज इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ज़्यादातर स्टूडेंट का एक परसेप्शन रहता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बहुत टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। बट ट्रस्ट में गाइस, अगर आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जितने भी थिंकर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट को अगर आपने समझ लिया, किस तरीके के टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस में वो बड़े हो रहे थे, किस तरीके की सिचुएशंस से वो सराउंडेड थे, अगर आपने ये थोड़ा बहुत समझ लिया तो जो थिंकर्स हैं उनके थॉट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि जो प्लेटो है वो उस समय किस तरीके की सिचुएशन उस समय चल रही थी एथेंस में, और वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन एथेंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, what was the reason behind the bad state of governance in Athens, and what were the problems in running after money and power। जो रूलर्स थे वो मनी एंड पावर के पीछे क्यों भाग रहे थे, एथेंस की जो बैड सिचुएशन थी वो क्यों थी, राइट। और इसके बाद से जो प्लेटो ने आपका पेलोपोनेसियन वॉर का जो वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट सिचुएशन देखी थी, तो उसके उसके थ्रू उनका जो मेजर कंसर्न था वो क्या था, टू रीगेन दी ग्लोरी ऑफ एथेंस। एथेंस को एक आइडियल स्टेट, एक परफेक्ट स्टेट बनाना उनका एम, मेजर कंसर्न था। इसके लिए वो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो एथेंस है वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम क्या है, जो बैड स्टेट ऑफ गवर्नेंस है वो क्यों है, और जो रूलर्स हैं वो मनी एंड पावर के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद वो अपनी थ्योरीज देंगे। तो उनकी थ्योरीज आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल, फिर आइडियाज एंड फॉर्म्स थ्योरी, एंड एलेगरी केव ऑफ केव या मिथ ऑफ केव, जो इनका कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। सी, अगर आपने इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट प्लेटो के समझ लिए, जैसे कि थ्योरी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ आइडिया या फॉर्म या मिथ ऑफ केव, तो जो इनकी जो मेजर थ्योरीज हैं, जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, इन थ्योरीज को प्लेटो की समझना आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो जो छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको हम प्रॉपर टाइम देंगे, जिससे कि हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो कोशिश आप ये करना कि एक स्टोरी के रूप में इसे समझने की कोशिश करना, राइट। यही मेरा सजेशन है आपको। तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितना सिंपल तरीके से आपको समझा पाऊँ प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट्स, जिससे कि आप इंटरनलाइज हो जाएं चीज़ें, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरा एफर्ट है, ये मेरा कोशिश रहेगी, राइट। तो अगर कंटेंट ऑफ डिस्कशन आपको पता चल गया, तो पहले समझते हैं कि जो प्लेटो क्या की जो सिचुएशन थी उस समय क्या था, एथेंस में क्या सिचुएशन चल रही थी। सो एथेंस की बहुत ही बुरी हालत थी गाइस, राइट। और ये क्यों थी, क्योंकि जो आपका पेलोपोनेसियन वॉर था ऑलमोस्ट 28 ईयर्स या इससे भी ज़्यादा, तो इसकी वजह से जो सिचुएशन हुई थी, एथेंस दो पार्ट में डिवाइडेड था। आपका एक था रिच और दूसरा था पुअर, जिस रिच स्टेट एंड पुअर स्टेट। इन इस ये जो डिवीजन था, जो गैप था, इसके ये मेजर कंसर्न था प्लेटो के लिए, जिसकी वजह से प्लेटो क्या था, एक बुरी हालत में था, एक डाउनफॉल हो रहा था एथेंस का। जो वहाँ के लोग थे उनका मोरल डाउन था, राइट। ये स्पार्टा से मतलब इसकी हार हुई थी। तो जो किंगडम था एथेंस का, उसकी बैड कंडीशन थी। और इस बैड कंडीशन की वजह से, अब प्लेटो की मदरलैंड थी, राइट, तो प्लेटो का मेजर कंसर्न क्या था, ग्लोरी ऑफ दी एथेंस, उसको एक आइडियल स्टेट बनाना है, जिससे कि जो एक्सटर्नल थ्रेट थी, जो एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहे थे जिसकी वजह से, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट प्लेटो का। अब हम बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, जो आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो प्लेटो, आपको पता है, ग्रीक फिलोसोफर थे। तो बॉर्न इन एंशियंट ग्रीस, और जो एथेंस में पड़ता है आपका। इसके बाद से जो प्लेटो है उन्होंने जो फेमस पेलोपोनेसियन वॉर है उसकी सबसे बुरी सिचुएशन देखी थी, उस जिसका इम्पैक्ट प्लेटो पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो जो प्लेटो है, सबसे ज़्यादा इन पर प्रभाव पड़ा था सोक्रेट्स का।
प्लेटो बेसिकली एक वेल्दीएस्ट एंड मोस्ट पॉलिटिकली एक्टिव फैमिली जो एथेंस में थी उससे बिलोंग करते थे, राइट। सो प्लेटो के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि द रिपब्लिक, द सिंपोजियम, द स्टेटमेंट्स, द लॉज, ये कुछ इनकी पॉपुलर बुक्स हैं। प्लेटो इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। और कंसर्न हमने जान लिया कि प्लेटो का मेजर कंसर्न क्या था। सो व्हाट अब इनके कुछ जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस किए, जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशंस किए थे, तो उससे इन्हें एक ये फाइंड आउट किया कि जो एथेंस है उसकी बुरी सिचुएशन या बैड कंडीशन क्यों है। तो पहला है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन एथेंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इसे समझें आप। तभी तो आप प्लेटो के थॉट और आइडियाज को समझ पाएंगे ना, कि प्लेटो इन सारी बुरी सिचुएशन से बचने के लिए कुछ सजेशंस देंगे। वो सजेशंस अपने थ्योरी के फॉर्म में देंगे वो, तो उन थ्योरीज को समझना आसान हो जाएगा। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन एथेंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो कहते हैं कि जो एथेंस है वो एक सिटी नहीं थी या एक स्टेट नहीं था। इसमें बेसिकली दो तरीके की सिटीज प्रेजेंट थी। एक था सिटी ऑफ रिच, दूसरा था सिटी ऑफ पुअर। तो ये जो डिवीजन था प्लेटो के अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं था। दिस वाज द वेरी बैड फॉर द स्टेट, फॉर द एथेंस। तो जो रूलिंग क्लास थी वो एक्सट्रीमली रिच थी, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एथेंस में पुअर थी। पैट्रियोटिज्म था, लेकिन जो ये रिच एंड पुअर का गैप था, तो इससे क्या था, जो लोग थे वहाँ का मोरल डाउन था। जब लोगों का मोरल डाउन था, तो प्लेटो कहते हैं कि ये जो मोरल जो डाउन था लोगों का, इसकी वजह से जो एथेंस है, दिस वाज द रीजन कि स्पार्टा के हाथों से हार का सामना करना पड़ा, राइट। अब क्योंकि ये जो गैप है, बट ऑब्वियस है ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ है, राइट। जैसे आप समझ लीजिए इंडियन सोसाइटी का ही हम एग्जांपल ले लें, तो हम कहते हैं ना कि रिच एंड पुअर, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। तो जो गरीब है उनके अंदर एक ये फीलिंग रहेगी ना कि जो अमीर है वो हमारा हिस्सा ले रहे हैं, या हमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा है। तो मोरल डाउन होता है लोगों का। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग एथेंस में भी बैड किंगडम, बैड सिचुएशन के पीछे ये रीजन था। और यही रीजन है कि जो एथेंस है वो वेलनरेबल हो रहा था एक्सटर्नल थ्रेट के लिए। स्पार्टा जैसे नेशन स्टेट आकर एथेंस को हरा रहे थे। तो पहली प्रॉब्लम का इन्वेस्टिगेशन प्लेटो ने ये फाइंड आउट किया। दूसरा कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द बैड स्टेट ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्यों बुरी स्थिति में थी एथेंस की। तो प्लेटो इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइंड आउट करते हैं कि जो एथेंस है वहाँ पे द रूल ऑफ इग्नोरेंस है। जो रूलिंग क्लास है उसका इग्नोरेंस की वजह से जो बैड स्टेट ऑफ गवर्नेंस है। तभी आप देखेंगे कि प्लेटो कहते हैं ना, ये थ्योरी ऑफ आइडिया देंगे, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स देंगे कि इग्नोरेंस से बाहर कैसे आया जाए। तो प्लेटो कहते हैं कि जो रियल फैक्टर है एथेंस में जो बैड स्टेट ऑफ गवर्नेंस का, वो क्या है, इग्नोरेंस ऑफ द रूलिंग क्लास। अब क्यों इग्नोरेंस है। सो प्लेटो कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास है दे आर इग्नोरेंट अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि वो अपने सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो गवर्नमेंट है वो रन कर रहे हैं या रूल कर रहे हैं, ना कि कॉमन गुड के लिए। यही सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। अब इस इग्नोरेंस से बाहर आने के लिए प्लेटो क्या करेंगे, जो सॉक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज है उससे इन्फ्लुएंस होकर अपना आइडिया देंगे, जो मिथ ऑफ केव है। अभी हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो प्लेटो कहते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ गुड गवर्नेंस बिकॉज ऑफ द करप्शन इन द एथेंस। एंड व्हाई देयर इज अ करप्शन, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किस चीज का है, क्योंकि जो एथेंस में रूलिंग क्लास है वो मनी एंड पावर के पीछे भाग रही है। सो रूलिंग क्लास इन एथेंस वाज रनिंग आफ्टर द मनी एंड पावर। और इसी वजह से मनी एंड पावर को वो सोर्स ऑफ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कंसीडर करते हैं, जो रूलिंग क्लास है एथेंस की। यही उनका सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। प्लेटो कहते हैं कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो मनी एंड पावर नहीं है, राइट। मनी एंड पावर नहीं है। इसी चीज का एनलाइटनमेंट करना है एथेंस के जो रूलिंग क्लास है उनका। और इसीलिए प्लेटो आपका फिलोसोफर किंग
का कॉन्सेप्ट देते हैं। सो प्लेटो कहते हैं कि एथेंस में इग्नोरेंस होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो रूलिंग क्लास है वो मनी एंड पावर के पीछे भाग रही है, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है इस चीज का कि जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो मनी एंड पावर नहीं है। राइट। अब रूलिंग क्लास जो मनी एंड पावर के पीछे भाग रही है, इसी को चेंज करेंगे और इसी के लिए वो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट देंगे प्लेटो। और प्लेटो इसी आइडियल स्टेट में जो रूलिंग क्लास किसको देंगे, जो फिलोसोफर किंग होगा, जिन्हें जो रियलिटी है उसका आइडिया होगा। ओके। तो होप सो कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बैड स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन एथेंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब तीसरा क्वेश्चन समझते हैं जो उनका इन्वेस्टिगेशन था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन रनिंग आफ्टर द मनी एंड पावर। तो जो रूलिंग क्लास है एथेंस में अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो मनी एंड पावर के पीछे भाग रही है। तो अब इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, मनी एंड पावर के पीछे भागना किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था एथेंस में। तो प्लेटो ने फाइंड आउट किया कि जो मनी एंड पावर है दिस इज लिमिटेड इन नेचर, एंड इस लिमिटेड है तो बट ऑब्वियस है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 एप्पल है और 5 लोग हैं उसको उसकी डिमांड में। तो वो कहते हैं ना कि 5 डिमांड में है तो लिमिटेड 2 एप्पल है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा ना उन 5 लोगों में, पांचों को लगेगा मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होगा उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि मनी एंड पावर लिमिटेड इन नेचर है। सो प्लेटो कहते हैं कि जो हमें इस लिमिटेड चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें हम अनलिमिटेड चीजों के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं जो परमानेंट इन नेचर है। एंड व्हाट आर दीज थिंग, नॉलेज, कैरेक्टर, वर्चू, एथिक्स, मोरालिटी, ऑल दीज थिंग्स, ये सब क्या है, परमानेंट इन नेचर है, एंड दीज थिंग्स आर दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। यही चीज प्लेटो अपनी थ्योरी के माध्यम से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से प्लेटो प्रिस्क्राइब करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफर किंग, क्योंकि जो फिलोसफर किंग का इंस्टीट्यूशन है जो रूल करेगा वो मनी एंड पावर के पीछे नहीं रन करेगा, वो किसके पीछे रन करेगा, नॉलेज, वर्चू, कैरेक्टर, मोरालिटी, जो परमानेंट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। तो जब ये चीज स्टैब्लिश हो जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जिससे एथेंस की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। तो इतना बेसिक आइडिया लगा आपका कि प्लेटो का कॉन्टेक्स्ट क्या था, प्लेटो का मेजर कंसर्न क्या था, और प्लेटो आखिरकार चाहते क्या थे, किस तरीके की सरकमस्टेंसेस प्लेटो के सामने थी वहां पर। तो इतना बेसिक अगर आइडिया लग गया होगा आपको, तो अब हम प्लेटो की मेन डिस्कशन में आते हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ प्लेटो क्या है। जो स्कूल ऑफ थॉट जिससे प्लेटो बिलोंग करते हैं वो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। अब आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या है, जहां पर आइडियाज को रियल माना जाता है। बेसिकली जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने रियलिटी के दो डायमेंशंस दिया है, एक आइडियलिस्ट एंड दूसरा रियलिस्ट। आइडियलिस्ट में आइडियाज को रियल माना जाता है, और जो हम फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हैं ये क्या है, सिर्फ आइडियाज का रिफ्लेक्शन है जिसमें फ्लॉज हैं, जिसमें गलतियां हैं, कमियां हैं, इम्परफेक्ट है। और जो रियलिस्ट हैं और जो वो मटीरियलिस्ट हैं वो क्या है, वो मैटर को रियल मानते हैं। तो देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट फॉर द रियलिटी। तो जो प्लेटो है वो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से। राइट, जैसे आइडियाज आर रियल। दूसरा यूटोपियन। आप जब प्लेटो का क्रिटिसिज्म हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्लेटो को सबसे बड़ा जो ब्लेम लगाया गया है प्लेटो की पॉलिटिकल फिलोसफी में, तो वो इनको यूटोपियन बोला गया है, इनको काल्पनिक, कि इमेजिनेशन बस प्लेटो ने किया है, कल्पना की है, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है, ये देखेंगे आप। फिर प्लेटो का जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का है वो, कि प्लेटो ने व्हाट ऑट टू बी में ज्यादा फोकस किया है रेदर देन व्हाट इज। अब ये दो क्या चीजें हैं, व्हाट ऑट टू बी में प्लेटो बेसिकली आप देखेंगे कि ज्यादातर सजेस्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो ये डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि व्हाट इज। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि व्हाट ऑट टू बी क्या है एंड व्हाट इज क्या है।
तो इसीलिए कहते हैं कि जो पॉलिटिकल नॉर्मेटिव फिलॉसफी होती है वो फोकस रहती है व्हाट ऑट टू बी। तो प्लेटो नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करेंगे। तो व्हाट ऑट टू बी, प्लेटो का ज्यादातर सजेशन रहता है कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, रूलिंग क्लास कौन होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन होना चाहिए, ये सारा सजेशन रहता है। प्लेटो की मेथडोलॉजी क्या है? डिडक्टिव मेथडोलॉजी यूज की है प्लेटो ने, जिसमें पहले वो जनरलाइजेशन करते हैं फिर वो पर्टिकुलर पर जाते हैं। प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, इन सब में हम जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे वो डिडक्टिव मेथड का यूज करते हैं अपने कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। फिर डायलेक्टिकल मेथड, तो जिसमें उन्होंने ज़्यादातर उन जो प्लेटो के राइटिंग्स हैं वो डायलॉग फॉर्म में लिखी गई हैं, जहाँ पर सॉक्रेट उनका मेन कैरेक्टर है। रेडिकल इन हिज आइडियाज, वो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस चाहते हैं कि जो एथेंस है वहाँ का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको चेंज करके वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश किया जाए, फिलोसफर किंग का इंस्टीट्यूशन फॉर द रूल के लिए इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये हो गया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ प्लेटो। अब प्लेटो पर इन्फ्लुएंस किन किन का पड़ा है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम इनकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो प्लेटो है, सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस हुए हैं प्लेटो वो हुए हैं सॉक्रेट्स के आइडियाज से, जो सॉक्रेट्स के थॉट्स थे उनसे। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है जो थ्योरी ऑफ नॉलेज थी सॉक्रेट की, उससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं प्लेटो। और थ्योरी ऑफ नॉलेज का ही प्लेटो यूटिलाइज करेंगे जो अपना ये थ्योरी ऑफ आइडिया देते हैं उसके लिए, कि किस तरीके से रियलिटी आइडियाज में एग्जिस्ट करती है। जो फिजिकल वर्ल्ड हम देख रहे हैं वो क्या है, सिर्फ वो इम्परफेक्ट है, दिस इज द शेडो ऑफ आइडिया ओनली। देन पाइथागोरस, पाइथागोरस के आपको पता है कि जो प्लेटो है वो मैथमेटिकल एंड जियोमेट्री के जो प्रिंसिपल्स थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो पाइथागोरस के इन सारे थ्योरीज से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। इसके बाद से आप देखेंगे का हेरिकलिटस के उस चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वर्ड। फिर इसके बाद से परमेनिडियंस के उससे जिसमें जिन्होंने परमानेंस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ड। तो ये कुछ सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है ऑन प्लेटो पर। अब फाइनली हम आते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल पे। छोटे कॉन्सेप्ट हैं गाइस, टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्लीज इसे इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आप, तभी आप प्लेटो के थ्योरी को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मैं फिर से इस चीज को कहूंगी। सो प्लेटोज थ्योरी ऑफ सोल में प्लेटो बेसिकली क्या मानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी पर्सनालिटी के टू एस्पेक्ट्स हैं। एंड व्हाट आर दीज टू एस्पेक्ट? एक फिजिकल एस्पेक्ट है, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट जो हम ये बॉडी देख रहे हैं, जो आप अपीयरेंस देख रहे हैं कि हाँ एक इंसान दिख रहा है, राइट। दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंख नाक कान है, ये दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस। तो ये पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है हमारा, जो स्पिरिचुअल, जो इटर्नल है, दैट दैट इज नॉट विजिबल, राइट। आप सोल को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, दैट इज इटर्नल, राइट। जैसे अब कई बार होता है ना कि हम कहते हैं ये गलत काम करने की मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, मतलब दैट इज द इनर कॉन्सियसनेस ना, कि आपकी इंटरनल कोई चीज है, स्पिरिचुअलिटी है जो आपको गलत काम करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रही है, राइट। और वो चीज आप खुद फील कर सकते हैं, वो खुद इंडिविजुअल फील कर सकता है, कोई बाहर का देख नहीं सकता उसे, बिकॉज दैट इज नॉट विजिबल। तो दीज टू आर दी पर्सनल, ये जो दो पर्सनालिटी के हिस्से हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि जो सोल है, दिस इज द परमानेंट फीचर ऑफ आवर पर्सनालिटी। सोल जो स्पिरिचुअल है, जो पर्सनालिटी का सेकंड हिस्सा है, ये क्या है, ये परमानेंट इन नेचर है। हम अभी हम इस अर्थ पर हैं, और अर्थ से जब ह्यूमन बीइंग डाइड हो जाता है तो अपनी सोल कहाँ लेकर जाता है, किंगडम ऑफ गॉड में, राइट। तो जो सोल है ये परमानेंट फीचर है, जबकि फिजिकल बॉडी तो चेंज होती रहती है, दैट इज नॉट परमानेंट, राइट। आप पहले बच्चे होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, डाइड होंगे, फिजिकल बॉडी गायब हो जाएगी, बट सोल क्या है, परमानेंट है। और जो ये सोल है, इसके बेसिकली थ्री एलिमेंट्स है प्लेटो कहते हैं। एंड व्हाट आर दीज थ्री एलिमेंट्स? पहला आपका रीजन, दूसरा करेज एंड एपेटाइट। सो ये जो तीन क्वालिटी है
सोल की, ये क्या है, बेसिकली हमारी पर्सनालिटी जो इटर्नल सोल है उसका हिस्सा है। सो दीज थ्री क्वालिटीज ऑफ द सोल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यही सारी आप प्लेटो की पूरी थ्योरी, चाहे उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, इन थ्री एलिमेंट ऑफ द सोल पर बेस्ड रहेगी। तो इसको समझ लो बहुत अच्छे से। सो ये प्लेटो फर्दर कहते हैं कि जो सोल होती है इंडिविजुअल की, वो सिमिलर नहीं होती। जैसे मैं, आप, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेरी और आपकी सोल क्या है, सेम नहीं है। तो ऑल सोल्स आर नॉट सिमिलर। इसमें से कुछ इंफीरियर होती हैं, कुछ सुपीरियर सोल होती हैं। अब ये इंफीरियर और सुपीरियर किस बेसिस पे प्लेटो ने डिसाइड किया है? जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में रीजन डोमिनेट कर रहा है और मेरे में करेज डोमिनेट कर रहा है, राइट? तो आप क्या, आपकी सोल क्या हो गई, मुझसे सुपीरियर हो गई, और मेरी जो सोल है वो आपसे इंफीरियर हो गई। और इसी तरीके से अगर आप में करेज डोमिनेट कर रहा है और मेरे में एपेटाइट जो सोल की क्वालिटी है वो डोमिनेट कर रही है, राइट? तो मेरी सोल क्या हो गई, सुपीरियर, इंफीरियर हो गई, और आपकी सोल क्या है, सुपीरियर हो गई, मेरी इंफीरियर हो गई। तो टॉप पे कौन है, रीजन, सेकंड नंबर पे क्या है, करेज, एंड थर्ड नंबर पे क्या है, एपेटाइट। दीज आर दी क्वालिटीज ऑफ सोल। और जिन इंडिविजुअल में जो क्वालिटी डोमिनेंट होती है, उसी बेसिस पे उसका वो क्लास डिसाइड होती है कि वो किस क्लास से बिलोंग करेगा। तो प्लेटो ने थ्री क्लासेस, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको थ्री क्लासेस में रखा है ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री क्वालिटी ऑफ सोल। पहला है पर्सन्स ऑफ गोल्ड, जिनमें रीजन डोमिनेट करता है, और इसी को ही फिलोसफर किंग कहा है प्लेटो ने। दूसरा है मेन ऑफ सिल्वर, जिनमें करेज डोमिनेट करता है, और इसको कहते हैं सोल्जर क्लास। थर्ड है आपका मेन ऑफ कॉपर, जिन पर्सन्स में एपेटाइट डोमिनेट करता है, और इसे प्लेटो ने कहा है प्रोड्यूसर क्लास। तो ये तीन क्लासेस आपको समझ में आई, इनकी क्वालिटीज समझ में आई आपको। तो जो प्लेटो फर्दर इसको कहते हैं कि जो सोल है वो इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हर सोल में अलग अलग क्वालिटी डोमिनेट करती है। सो सोल इज नॉट, अब इक्वालिटी बेसिस, अब जब अलग अलग क्वालिटी है तो हर एक सोल क्या है, वो इक्वल सेंस नहीं होगा। अगर हम इसे इजी तरीके से समझें गाइस, सी प्लेटो की आइडियोलॉजी या कॉन्सेप्ट जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे मेटाफिजिकल थिंग्स का यूज किया गया है फिलोसफी से जो बिलोंग करती हैं। हम इसे इजी तरीके से समझते हैं। प्लेटो कहते हैं कि सारी जो सोल है वो इक्वल नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सोल है, दे आर नॉट इक्वली कैपेबल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन इक्वल सेंस। ये इसी तरीके से है कि जैसे आप एक घर में तीन चार लोग हैं, आप तीन चार सिबलिंग्स हैं, क्या सभी इक्वली इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं होते। कभी छोटा वाला इंटेलिजेंट निकलेगा, कभी बड़ा वाला इंटेलिजेंट ज्यादा निकलेगा, कभी बीच वाला इंटेलिजेंट निकलेगा, इन जनरल, राइट? जनरली ऐसा होता है। रेयर केसेस अलग हो गए कि घर में चार लोग हैं, चारों के चारों आईएएस बन गए, या चारों ने बहुत अच्छा कर लिया। तो जनरली क्या होता है, तो यही प्लेटो भी कहते हैं कि जो सोल है वो इक्वल नहीं है। हमने इंफीरियर और सुपीरियर को कॉन्सेप्ट ऊपर समझ भी लिया। अब ये कहते हैं कि जो सोल है जब इक्वल नहीं है, तो वो उनमें जो इक्वल सेंस भी नहीं, जो उनके इक्वल सेंस करने में भी कैपेबल नहीं होंगे। इक्वल सेंस किस चीज का? कि रियलिटी को सेंस करने में, राइट? एक ट्रूथ, जो ट्रूथ है उसको सेंस करने में, जो वैलिड नॉलेज है उसको सेंस करने में, जो सोल्स है वो इक्वली कैपेबल नहीं होंगी। अभी हम मिथ ऑफ क्यू में इस चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो जो पर्सन में प्लेटो कहते हैं कि रीजन डोमिनेट करता है, ये फर्स्ट क्वालिटी ऑफ सोल, वो बेहतर तरीके से आइडिया ऑफ परफेक्शन को सेंस कर सकते हैं। जो ट्रू ट्रू नॉलेज है उसको सेंस करने में, उसको इंटरनलाइज करने में, बेसिकली जिनमें रीजन डोमिनेट करता है वो अच्छे से कर सकते हैं। तभी प्लेटो सजेस्ट करते हैं कि फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए, क्योंकि फिलोसफर किंग में रीजन डोमिनेट कर रहा है, और रीजन डोमिनेट करेगा तो फिलोसफर किंग जो है वो बेहतर सेंस कर सकता है कि
ट्रू नॉलेज क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है, आइडिया ऑफ परफेक्शन क्या है, ये सारी चीजें। तो ये इन प्लेटो का थ्योरी ऑफ सोल था। होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको अच्छे से समझ आने चाहिए ये एक सिंपल सी स्लाइड। अब थ्योरी ऑफ सोल समझ में आ गई हो तो हम प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया या थ्योरी ऑफ फॉर्म समझते हैं। अगर आपको पूछ ले कि थ्योरी ऑफ आइडिया लिखिए प्लेटो की या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स लिखिए तो कंफ्यूज मत होना। आइडिया या फॉर्म्स जो थ्योरी है वो एक ही है, इस पे कंफ्यूजन मत करना। तो प्लेटो बेसिकली प्लेटो का हमने देखा था मेजर कंसर्न क्या था कि जो एथेंस है उसकी ग्लोरी को रीस्टैब्लिश करना है। एथेंस की जो बैड सिचुएशन है उसको इन्वेस्टिगेट करना था, राइट। और इसके बाद एथेंस को एक आइडियल स्टेट स्टैब्लिश करना था। तो प्लेटो वांट टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट, मेजर कंसर्न प्लेटो का यही था। तो आइडियल स्टेट को बनाने के लिए प्लेटो के अकॉर्डिंग पहले आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट होना चाहिए, क्योंकि आइडियाज आर द रियल। प्लेटो हमने देखा ना कि प्लेटो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। इसको और हम अगर बेहतर समझे यहाँ पर तो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडिया है तो उसमें समझते हैं कि व्हाट इज आइडिया, आइडिया आखिरकार है क्या। तो स्कॉलर्स ने रियलिटी को समझने के लिए दो क्लासिफिकेशन किए हैं। पहला एक ग्रुप है जो मैटर को रियल मानता है, जिन्हें हम कहते हैं मटीरियलिस्टिक। या और जो एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो आइडिया को रियल मानता है और उन्हें हम कहते हैं आइडियलिस्ट, जैसे कि प्लेटो। मैटर को रियल कौन मानता है गाइस? कैन यू लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स। सबसे बड़े एग्जांपल कार्ल मार्क्स। सो मैटर को रियल कौन मानता है? कार्ल मार्क्स। आइडिया को रियल कौन मानता है? प्लेटो। फर्दर आप देखेंगे कि हीगल इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। तो दो स्कूल ऑफ थॉट है रियलिटी को लेकर। अब प्लेटो प्लेटो ने किसी आइडिया को रियल माना है, आइडिया को ट्रू ट्रू नॉलेज माना है, वैलिड नॉलेज माना है या अल्टीमेट नॉलेज माना है आइडिया। और जो हमें ये फिजिकल वर्ल्ड दिखता है, जो हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स से देख पाते हैं, अपने ईयर्स, आईज, नोज, इनसे फील कर पाते हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड है। और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये क्या है? वर्ल्ड ऑफ इम्परफेक्शन है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड ऑफ इम्परफेक्शन। तो इसको इस मेटाफिजिकल आइडिया को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। इंडियन फिलोसफीज में आपने देखा होगा कि माया की बात की जाती है, किया जाता है कि ना, जो ये वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है जो हमें दिख रही है, ये क्या है? सब माया है। इसके पीछे एक्चुअली में तो काम कोई और कर रहे हैं ना। तो जो भगवान है, गॉड ने इस माया को क्रिएट किया है, इल्यूजन को क्रिएट किया है, राइट। ये रियलिटी नहीं है। तो कुछ इसी तरीके से आप प्लेटो को समझिए। प्लेटो कहते हैं कि जो ये फिजिकल वर्ल्ड है ये वर्ल्ड ऑफ इम्परफेक्शन है। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये क्या है? सिर्फ हम शैडो देख रहे हैं रियलिटी की, ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है। और ये जो वर्ड हम सेंसरी ऑर्गन से देख रहे हैं ये क्या है? ये शैडो ऑफ द रियलिटी है। अब हम जो रियल रियलिटी है उसको कैसे देखें, जो वर्ड ऑफ परफेक्शन है उसको कैसे देखें? तो उसके लिए प्लेटो कहते हैं हमें आइडिया को समझना पड़ेगा। अगर आप अब आइडिया को कैसे समझेंगे? नॉलेज के थ्रू। प्लेटो के अकॉर्डिंग हम आइडिया को कैसे समझ सकते हैं? नॉलेज के थ्रू समझ सकते हैं, राइट। अब इसीलिए फिलोसफर किंग को क्रिएट करते हैं अपने आइडियल स्टेट में प्लेटो, क्योंकि फिलोसफर किंग के पास रीजन होता है और वो रीजन के माध्यम से आइडिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ट्रू नॉलेज को गेन कर सकते हैं, राइट। तभी एथेंस की सिचुएशन बेटर हो सकती है। तो मैटर क्या है? मैटर इज अ फिजिकल थिंग, और जिसे हम सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू देखते हैं। और ये जो मैटर है ये बिलोंग करता है टू द वर्ल्ड ऑफ चेंज। मैटर चेंज होता रहता है, जबकि जो आइडिया है वो किससे बिलोंग करता है? टू द वर्ल्ड ऑफ परमानेंस। सो आइडिया क्या है? परमानेंट है। और आइडिया कैन नॉट अंडरस्टूड थ्रू दी सेंसरी ऑर्गन्स। हम आइडिया को सेंसरी ऑर्गन से नहीं समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? विद द यूज ऑफ रीजन।
और विद द यूज ऑफ रीजन, और इसी के थ्रू हम नॉलेज को समझ सकते हैं। सो आइडिया क्या है? परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है, राइट? जबकि जो फिजिकल वर्ल्ड है ये इम्परफेक्ट है। क्यों इम्परफेक्ट है? क्योंकि जो मैटर है ये शेडो है आइडिया का, हकीकत तो कुछ और है, राइट? और जो आपका आइडिया है ये बिलोंग करता है वर्ड ऑफ गॉड से। और जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया है, थ्योरी ऑफ फॉर्म है, ये किस पर बेस्ड है? सॉक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज पे। ओके, सो ये अब ये जो प्लेटो की, अब भी समझ में आया कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, थ्योरी ऑफ फॉर्म है, वो क्या है, राइट? अब अपनी इस जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है, इसको वेरीफाई करने के लिए प्लेटो कुछ स्टोरीज देते हैं। आप देखेंगे प्लेटो की जो राइटिंग्स हैं ज्यादातर स्टोरीज एंड सिचुएशंस इमेजिन की गई हैं, जिसके थ्रू अपने जो पॉइंट्स हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं प्लेटो, राइट? तो अभी आप देखेंगे कि जो ये रियलिटी जो हम देख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, ये शेडो है आइडिया का। और इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लेटो ने अपनी एलेगरी ऑफ केव या मिथ ऑफ केव का कॉन्सेप्ट दिया है। अब मिथ ऑफ केव में बेसिकली जो प्लेटो है, देखेंगे कि कितना डिसिप्लिन रेशनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं टू मेक इट कन्विंस द पीपल, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि जो फिजिकल वर्ल्ड हम देख रहे हैं ये रियल नहीं है, दिस इज द शेडो ऑफ रियलिटी। अब इतना जरूरी क्यों था? एलिगरी ऑफ क्यू को पहले समझते हैं, फिर देखते हैं कि इतना जरूरी क्यों था ये। सो व्हाट इज द मिथ ऑफ केव, व्हाट इज द एलिगरी ऑफ केव अकॉर्डिंग टू प्लेटो? तो प्लेटो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, कौन सी पोजीशन? कि आइडियाज आर द रियल, और जो फिजिकल वर्ल्ड हम देख रहे हैं दिस इज द शेडो ऑफ रियलिटी। तो इस पोजीशन को अब एक्सप्लेन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मिथ ऑफ केव का कंसेप्ट लिया, जिसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नॉलेज एंड इल्यूजन ऑफ नॉलेज। तो आप ये देख रहे हो, ये केव आप देख पा रहे हो। तो जो प्लेटो है वो कहते हैं कि एक केव है, ये आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये केव है जिसमें 3-4 लोग बैठे हुए हैं केव पे, और उनके जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं, राइट? वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पीपल, ये जो बैठे हुए हैं, ये क्या है? आप ये केव हो गई, और इधर ये आग जल रही है आपकी, ये ध्यान रखना है। रियलिटी क्या है? दिस इज द रियलिटी। ये जो पीछे 3-4 लोग बैठे हुए हैं, ये क्या है? इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये जो लोग हैं ये केव के दूसरे साइड में है, राइट? अब ये क्या है? ये शैडो देख रहे हैं, दीज आर दी शैडोज। जबकि रियलिटी क्या है? दिस इज द रियल थिंग, राइट? लेकिन ये जो लोग हैं, जो ये लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये इस चीज को तो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इधर इन्होंने बैक की हुई है अपनी, और फेस कहाँ किया हुआ है? इस साइड को। तो जो ये पीपल हैं ये सिर्फ शैडो देख पा रहे हैं, और इसी शैडो को ये रियल मानते हैं। यही यही इनका इग्नोरेंस है सबसे बड़ा, और अपने जोन में ये कंफर्टेबल है, राइट? लेकिन आप देखेंगे कि अब ये पूरी स्टोरी हो गई कि हाँ ये लोग रियल चीजों को नहीं कर रहे हैं, केवल शैडो को देख पा रहे हैं और शैडो को ही ये रियल मान रहे हैं। फिर इन्हीं में से एक पर्सन किसी तरीके से धक्का मुक्की करके, थोड़े एफर्ट करके अपनी चेन को ब्रोकन करता है और केव से बाहर आता है। ये जो पर्सन है ये क्या है? केव से बाहर आ जाएगा, राइट? केव से जब बाहर आता है तो आप देखेंगे कि ये पर्सन अच्छे से देख पाता है यहाँ से कि एक्चुअली में रियलिटी है क्या चीज। तो ये दो सिचुएशन देखता है यहाँ पर, एक ये जो रियल सिचुएशन है और एक जो ये शेडो है। तो जो ये बाहर पर्सन आया किसी तरीके से, वो अब ये सनलाइट में देख पा रहा है, और ये लोग कहाँ पर देख रहे थे? इस फायर की जो रोशनी आ रही थी उसमें देख रहे थे। तो ये जो टॉप पे पर्सन आया किसी तरीके से, ये सनलाइट पे एंटर किया, और जब वो सनलाइट पे एंटर करता है तो वो रियलाइज करता है कि जो हम यहाँ पर बैठकर देख रहे थे ना, ये हम सिर्फ इल्यूजन ऑफ रियलिटी को देख रहे थे, हम सिर्फ शेडो ऑफ रियलिटी को देख रहे थे। एक्चुअल में तो रियलिटी कुछ और ही है, जो ये लोग देखने में कैपेबल नहीं है।
गेटिंग इट? तो अब ये सनलाइट को किससे कंपेयर किया गया है गाइस? सनलाइट को कंपेयर किया गया है आपके रियल नॉलेज से। sunlight is a symbol of real knowledge and the person who is pushing is a teacher। जो ये पर्सन जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये टीचर रहेगा। यही लोग बिलोंग करेंगे किससे? फिलोसफर किंग से, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में रियलिटी का अंदाजा हो जाता है कि रियलिटी क्या है। आइडिया की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर सेंस हो जाता है, परफेक्ट सेंस हो जाता है जो किंग, जो रूलर किंग होंगे, जो फिलोसफर किंग होंगे। और इसीलिए प्लेटो एम्फेसाइज करता है कि जो रूल किसका होना चाहिए? फिलोसफर किंग का। क्यों? क्योंकि उन्हें रियल नॉलेज है। उन्होंने एफर्ट किए हैं अपने आप को इल्यूजन से बाहर आकर सनलाइट में आना, जिससे कि वो रियलिटी को अंडरस्टैंड कर पाए। बाकी जो दो क्लासेस हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर क्लास हो, चाहे वो आपका सोल्जर क्लास हो, वो अभी रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सो ये था आपका मिथ ऑफ केव। और इस मिथ ऑफ केव से होप सो आपको ये अंडरस्टैंडिंग लगी होगी कि प्लेटो कहना क्या चाहते हैं। तो अब ये पर्सन, प्लेटो कहेंगे कि जो ये पर्सन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वापस आकर इन जो बाकी लोग यहाँ बैठे हैं उनको कन्विंस करना। क्या कन्विंस करना? कि आप जो देख रहे हो वो शैडो ऑफ रियलिटी देख रहे हो, जबकि हकीकत रियलिटी कुछ और है। तो ये पर्सन इन्हें कन्विंस करेगा आकर। मुश्किल है, बहुत टफ है, क्योंकि ये पर्सन्स अपने कंफर्ट जोन में है और वो उसका मजाक भी उड़ाएंगे। जो पर्सन वापस इनसाइड द केव आएगा, आप उसका ये लोग मजाक भी उड़ाएंगे, क्योंकि वो रिलेक्टेंट है चेंज करने में। वो अपनी बॉन्डेज को छोड़कर सनलाइट में आने में थोड़ा सा मुश्किल फील कर रहे हैं। जनरली होता है ना कि हमारे पास जो नॉलेज है, आप अपने को इमेजिन करो, हम उसमें कंफर्ट रहते हैं। जब हमें कोई समझाने की कोशिश करता है तो हम उसे निगेटिव लेते हैं, हम उसे ईगो के अगेंस्ट में लेते हैं अपने, कि तुम कैसे हमें समझा रहे हो, राइट? हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। तो सेम कुछ ऐसा ही यहाँ पर प्लेटो की थ्योरी पर भी है। तो प्लेटो की जो ये थ्योरी है रियलिटी की, अब क्या है कैसे है, इस स्टोरी के थ्रू, जो मिथ ऑफ केव है, जो एलेगरी ऑफ केव है, इस स्टोरी के थ्रू प्लेटो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं कि जो आइडियाज हैं वो कैसे रियल हैं, जो रियल नॉलेज है वो कैसे है। समझ में आया आपको? जो पिछली स्लाइड में हम ये पढ़ रहे थे ना, मैटर और आइडिया का कॉन्सेप्ट, जो परफेक्ट मैनिफेस्टेशन को हम रीजन के थ्रू ही समझ सकते हैं, ये इस स्टोरी से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको एलेगरी ऑफ केओ भी लिखने को आ जाता है कॉन्सेप्ट, तो आप लिख पाएंगे। अब जो ये हाँ, तो अब ये जो अब रियलिटी पता चल गई, तो इसी के थ्रू आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था, जिसमें फिलोसफर किंग रूल करेगा इंस्टीट्यूशन, वो क्यों वो इस चीज को प्रमोट कर रहे थे, किस किस चीज को इस चीज को फोकस करते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग क्लास है, अगर एथेंस की सिचुएशन को बेटर करना है प्लेटो के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना होगा? जो रूलिंग क्लास है उसको रियल नॉलेज की जरूरत होगी। अब रियल नॉलेज कौन सा? कि हमें सिर्फ मनी और पावर ही एनफ नहीं है। मनी और पावर क्या है? ये सोर्स नहीं है हैप्पीनेस के। हमें क्या है? अपनी जो ड्यूटी है रूलिंग क्लास की, उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो मनी एंड पावर है, दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ गुड लाइफ। अगर रूलिंग क्लास मनी और पावर को सोर्स ऑफ गुड लाइफ समझता है, तो ये क्या है? वो इग्नोरेंट है। और ज़रूरत है उनको हकीकत जानने की, रियलिटी जानने की। इसी की पूरी कोशिश है प्लेटो का। तभी वो एथेंस की सिचुएशन को चेंज कर पाएंगे। तो अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म प्लेटो का, राइट? सो प्लेटो बेसिकली क्या है? रूलिंग क्लास को जो ट्रू नॉलेज देना चाहते हैं, ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, या ट्रू नॉलेज क्या है, वो पढ़ाना चाहते हैं, वो उन्हें टीच कराना चाहते हैं, राइट? सो रियल हैप्पीनेस कॉन्स्टिट्यूट इन सर्विंग द सिटीजन्स, ना कि मनी और पावर को एकोमुलेट करना। सो व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस? सर्विंग द सिटीजन्स, राइट? और कॉमन गुड के लिए काम करना, ना कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए।
सो जो इग्नोरेंस एंड शॉर्ट साइटेडनेस है, इससे बाहर आना पड़ेगा रूलिंग क्लास को, तभी आप सिटीजन्स के लिए सर्व कर पाएंगे। अब जो प्लेटो की ये पूरी ओवरऑल थिंकिंग है, ये हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? हम इंडियन जो एंशिएंट स्कॉलर है कौटिल्य के साथ कंपेयर करेंगे और अपने आंसर में हम इसको कंक्लूड करेंगे। आपको रिमार्केबली आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे गाइस। सो कौटिल्य मेंशन करते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि इन दी हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है, ये स्टेटमेंट है, ये मेजर सेइंग है कौटिल्य की। तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्लेटो का भी कुछ ऐसी ही चीज देखने को मिलेगी कि जो सिटीजन्स हैं, सर्विंग ऑफ द सिटीजन्स रूलिंग क्लास को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस देती है, ट्रू हैप्पीनेस देती है, ना कि अपने इंटरेस्ट पे काम करने के लिए। और रूलिंग क्लास को ये काम करना चाहिए। और इसी चीज के लिए आप देखेंगे कि प्लेटो फिलोसोफर किंग का रूल स्टैब्लिश करते हैं। और फिलोसोफर किंग के लिए कम्युनिज्म भी स्टैब्लिश करेंगे, जिससे कि प्रॉपर्टी एंड मनी इसके पीछे रूलिंग क्लास ना भागे। आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो भी मुझे पूछना। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में फर्दर और भी वीडियोस आपको चाहिए किसी टॉपिक पर तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। और जो अपडेट रहने के लिए और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन करना। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सिंपलेस्ट वे में मैं आपको प्रेजेंट कर पाऊँ, जिससे कि चीज़ें आपको इंटरनलाइज हो, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े, और आपको बेहतर तरीके से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो थिंकर्स हैं वो समझ में आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।